नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी बेसिक क्लासेस में। जहां हमारा आज का सब्जेक्ट होना है उत्तराखंड का इतिहास। और उत्तराखंड के इतिहास में हमने पहले देखा था हमारे कुड़िंदों को, फिर हमने देखे थे पौरवों को, फिर हमने देखे थे कत्यूरियों को। जो कि हमारा जो कत्यूरी था उत्तराखंड का सर्वप्रथम जो ऐतिहासिक राजवंश था जिसके इतिहास के प्रमाण हमें मिलते हैं, वह राजवंश था। ठीक है, तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए फिर हम देखते हैं कि जैसे जैसे हमारे उत्तराखंड में कत्यूरी बढ़ रहे थे, तो उत्तराखंड में अंतिम रूप से जो हमारा शासक रहा था कत्यूरियों का, वो था हमारा कौन? ब्रह्मदेव। ठीक है, कौन था? ब्रह्मदेव या वीरमदेव उसे कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ब्रह्मदेव। तो कत्यूरियों का अंतिम शासक कौन था, कहा मैंने? ब्रह्मदेव। ठीक है, ब्रह्मदेव क्या था? इनका अंतिम शासक था। और कहा जाता है कि ये जो शासक था ये बहुत अत्याचारी शासक था। क्या था? बहुत अत्याचारी, क्रूर शासक था। ठीक है, ये कौन सा शासक था? क्रूर शासक। क्रूर शासक का मतलब क्या है कि अपनी प्रजा पर बहुत ज्यादा ऐसे कर लगाने वाला कि जो जिससे जो पूरी जनता थी वो आहत हो चुकी थी। उनके ऊपर अनेक प्रकार के कर थोपे गए थे। कई राज व्यवस्थाएं ऐसी बनाई गई थी जिससे प्रजा को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तो क्या होता है कि प्रजा ने हमारे कन्नौज के जो शासक हुआ करते थे, कन्नौज के शासक से कहा कि आप हमारे यहाँ की जो अशांत व्यवस्था है उसे शांत करने के लिए क्या कर दो, हमारे यहाँ अपने भाई जो सोमचंद हैं उनको भेजने का प्रयास कर दो। तो उन्होंने क्या किया कि जो हमारे कन्नौज के शासक थे, कन्नौज का है बच्चों, ये कन्नौज है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कन्नौज या झूसी, ठीक है, इलाहाबाद, कन्नौज के राजा के भाई कौन थे? सोमदेव, सोमचंद। ठीक है, तो उन्हें कहां भेजा गया? उत्तराखंड में। और कहा जाता है कि ये कहां से बिलोंग करते थे? ये हमारे झूसी इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्र से थे। झूसी इलाहाबाद। तो वहां से हमारे कौन आते हैं? सोमचंद उत्तराखंड में आते हैं। और वो शांति जो यहाँ उत्तराखंड में है उस व्यवस्था को बनाने का प्रयास करते हैं। तो कुमाऊं की जो जनता थी, या हमारा जो उत्तराखंड का कुमाऊं भाग है, ये हमारा उत्तराखंड इस तरीके से है। जैसे आप जानते होंगे कि ये हमारा उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड में यहाँ पर हमारा क्या है? चंपावत जिला। और चंपावत जिले को ही उस समय क्या कहा जाता था? तो काली कुमाऊं कहा जाता था। क्या कहा जाता था इसे? काली कुमाऊं। ठीक है, तो ये जो काली कुमाऊं का जो क्षेत्र है वो किसे दे दिया? हमारे सोमचंद को दे दिया। तो सोमचंद यहाँ आते हैं, शांति व्यवस्था अपनाते हैं और फाइनली इस काली कुमाऊं पर अपना क्या करते हैं? राजधानी स्थापित करते हैं। ठीक है, राजधानी स्थापित करते हैं। और ये काली कुमाऊं है कहाँ? तो चंपावत, चंपावती नदी के किनारे पर ये स्थित था। तो इन्होंने क्या कर दिया? यहाँ का नाम चंपावत रख दिया। तो आगे चलकर सोमचंद ने क्या कर दिया? यहाँ राज अपनी स्थापना कर दी। और कहा जाता है कि सोमचंद ने जैसे ही चंद्रवंश की स्थापना की तो उत्तराखंड में सोमचंद हमारे चंद्रवंश के सर्वप्रथम शासक कहलाए। ठीक है, तो देखिए हम क्या जानते हैं इनके बारे में। चलिए आप थोड़ा चंद्रवंश को देखें। तो चंद्रवंश का जो संस्थापक था कहा जाता है सोमचंद। और कहीं कहीं पर आपको मिलेगा थोहरचंद। तो थोहरचंद के बारे में डब्ल्यू फ्रेजर नाम के एक हमारे इतिहासकार हैं, जिन्होंने क्या लिखा अपनी पुस्तक रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल। इस पुस्तक में क्या कहा कि जो चंद्रवंश है, चंद्रवंश का शासक कौन है? थोहरचंद। कौन है? थोहरचंद। ठीक है, थोहरचंद। पर जो अधिकतम हमें प्रमाण मिलते हैं वो कहता है कि सोमचंद ही हमारा चंद्रवंश का संस्थापक है। ठीक है, जो कि हमारे 1110-1120 ईस्वी से हमारा जो चंद्रवंश का शासन चलता है वो 1790 ईस्वी तक चलता है। फिर उसके बाद उत्तराखंड में गोरखा आ जाते हैं। तो हमारे यहाँ क्या हो जाता है? चंद्रवंश का अवसान और समाप्त हो जाता है। तो कहा जाता है कि हमारा चंद्रवंश का जो शासक था वो कौन था? सोमचंद था। और इसकी जो प्रमुख राजधानी, जो शुरुआती राजधानी थी, वो कहाँ रहती थी? तो काली कुमाऊं। और ये काली कुमाऊं कहाँ पर है? चंपावत में। ठीक है, और क्या कहा कि जो हमारी अपनी सोमचंद ने अपनी जो इष्ट देवी है चंपावती, तो चंपावती देवी के नाम से इन्होंने क्या कर दिया? चंपावत का नाम रख दिया। चंपावत का नामकरण करने का पीछे कारण क्या रहा? या इनकी इष्ट देवी रही।
अगला बिंदु क्या कह रहे हैं, यहाँ जो कुमाऊं का जो काली कुमाऊं क्षेत्र था वो दो धड़ों में विभाजित था। दो शक्तिशाली जो यहाँ पर के प्रमुख शासक रहा करते थे, मेहरा और फर्तियाल धड़ों में विभाजित थे, ठीक है ना। आधे मेहराओं का था, आधा फर्तियालों का था। तो दो प्रमुख जातियां यहाँ क्या थी, सत्ता कर रही थी। तो इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पर दो धड़ों में विभक्त थी, कौन सी, मेहरा और फर्तियाल। ये कहाँ के हैं, काली कुमाऊं के थे। फिर उसके बाद क्या कहा जाता है कि इस क्षेत्र में दो इन्होंने विभक्त धड़ों में विभक्त था, यह प्रश्न पूछा जाता है। अगला क्या कह रहा है, इन्होंने कुमाऊं में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की। पंचायती राज जो व्यवस्था है, पंचायती राज सिस्टम है, उसकी सबसे पहले स्टार्टिंग किसने की थी, हमारे सोमचंद ने की थी। और इन्हीं के द्वारा राजबुंगा किले का निर्माण किया गया। राजबुंगा या झूसी का किला भी इसी को कहा जाता है, ठीक है। यही क्या है हमारा, झूसी का किला। झूसी का किला ये भी कहाँ है बच्चों, चंपावत में, ठीक है, चंपावत में है। तो इसकी स्थापना भी किसने की, सोमचंद ने की। और इसी के साथ इन्होंने यहाँ 4 किलेदार नियुक्त किए। किलेदार का अर्थ है सेना से संबंधित जो हमारे बड़े मुख्य जाति के लोग हुआ करते थे, जो बड़े विद्वान लोग हुआ करते थे उस समय के। तो इन्होंने इसको 4 किलेदार नियुक्त किए। अब वो 4 किलेदार कौन कौन से थे, हमारे थे बोरा, कार्की, तड़ागी और चौधरी। तो ये 4 जो जातियां थी, इन 4 जातियों को क्या नियुक्त किया, किलेदार नियुक्त किया। किसने किया, सोमचंद ने किया था, ठीक है ना। तो और एक हिसाब से जो सोमचंद था उस समय यहाँ जो पश्चिमी जो हमारा नेपाल है उस क्षेत्र का भी हम जैसे देखते हैं उत्तराखंड को अभी, तो उत्तराखंड के बाद हमारा क्या लग जाता है, नेपाल शासक है, ठीक है। तो नेपाल का भी हमारे कुमाऊं क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। तो अतः हमारा सोमचंद एक प्रकार से इसे क्या कहा जाता है, मांडलिक राजा। इसे क्या कहा जाता है, मांडलिक राजा, एक प्रकार से मांडलिक राजा। सोमचंद मांडलिक राजा था। मांडलिक राजा का अर्थ होता है किसी राजा के अधीन काम करने वाला शासक। तो नेपाल के जो डोटी शासक हुआ करते थे उनके अधीन सोमचंद को बताया गया, ठीक है। और अगला हम क्या देख रहे हैं, ये 4 किलेदार नियुक्त किए गए थे इसके द्वारा। फिर इसके बाद शासक आता है आत्मचंद, फिर आता है पूर्णचंद, ठीक है, पूर्णचंद। फिर इसके बाद आता है एक हमारा इंद्रचंद, जो कि उत्तराखंड में सर्वप्रथम रेशम के कारखाने की स्थापना करता है। रेशम के कारखाने, रेशम किस लिए प्रसिद्ध है, हमारा सूती वस्त्रों के लिए, कपड़े बनाने के लिए रेशम के कीट की आवश्यकता होती है। तो चाइना से इसने क्या किया, आयात किया। इन कीटों का आयात कहां से किया, ये कीड़े हैं, ठीक है, रेशम के कीड़े, इनका आयात कहां से किया इसने, चीन से किया। और इनके द्वारा जब कपड़े बनाने वाली वहां पर क्या किया जाता था, एक पतरंग वाली प्रथा का इन्होंने क्या किया, शुरुआत किया। मतलब क्या था इसका, कि आप जितना ज्यादा झूठ बोलेंगे रेशम के कीड़ों की उतनी पैदावार अधिक होगी। तो इस बारे में कहा गया था। तो इंद्रचंद ने वहां पर कौन सी प्रथा चलाई थी, पतरंग वाली प्रथा चलाई थी, ठीक है। फिर इसके बाद चंद वंश का अगला शासक आता है हमारा संसार चंद, अगला आता है सुधा चंद, फिर आता है हरिचंद। अब इनके बारे में ज्यादा जानकारी यहाँ पर नहीं लिखी जा रही है, क्यों, क्योंकि चंद्रवंश के इन शासकों के द्वारा कोई उतने प्रमुख कार्य नहीं किए गए थे, बस ये अपनी सत्ता और अपनी क्षेत्र को बचाने का प्रयास कर रहे थे, बस इनके द्वारा इतना ही कार्य किया गया था। अगला आता है हमारे यहाँ का एक प्रमुख शासक था जो कि वीणाचंद। आपके उत्तराखंड की जो प्रीवियस ईयर परीक्षाएं हैं उनमें कई बार क्या पूछा गया है कि जैसे मैं आपको शुरुआती दौर पर बता रहा था उत्तराखंड के इतिहास के प्रमाण, तो मैंने वहां पर आपको एक जिक्र किया था त्रिशूल लेख, त्रिशूलों पर लिखा गया जो लेख है उसके बारे में मैंने डिस्कस किया था, है ना। तो जो कि उत्तराखंड के इतिहास की आपको जानकारी प्रदान करते हैं। तो उसी में मैंने कहा था कि यहाँ पर एक हमारा कौन सा है, पहला तो हमारा गोपेश्वर का त्रिशूल लेख, गोपेश्वर त्रिशूल लेख बताया था आपको मैंने, गोपेश्वर त्रिशूल लेख, त्रिशूल पर लेख जब उत्कीर्ण किए गए, पहली बात। तो दूसरा मैंने कहा था हमारा जो बालेश्वर मंदिर है वहां के, बालेश्वर मंदिर लेख, ठीक है। तो क्या होता है, एक तो ये विलासी राजा था, मतलब अपनी सत्ता से ज्यादा इसके क्षेत्र विस्तार या प्रजा हित में कोई काम करने का कोई इसका विचार नहीं था। संतान विहीन था, इसकी कोई संतान भी नहीं थी। बस राजा का काम क्या था, ठाट बाट से बिल्कुल रहना, अपनी सत्ता को बस संभालते रहना, अपनी प्रजा को देखते रहना, बस हो गया। उनके हित के लिए कुछ नहीं सोचना, अपने क्षेत्र विस्तार के लिए कुछ नहीं सोचना। तो वीणाचंद्र एक प्रकार से हमारा क्या था, विलासी शासक था। अब चलिए, विलासी शासक तो था, पर होता क्या है कि इसके शासन काल में जो हमारा नेपाल, जो पश्चिमी नेपाल था,
ठीक है, दिशाएं आप जानते होंगे, उम्मीद करता हूं। ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, ये उत्तर दिशा है और ये दक्षिण दिशा है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं जैसे उत्तराखंड का जो पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग हमारा पिथौरागढ़ जिले से संबंधित है, या चमोली, उत्तरकाशी, सॉरी उधम सिंह नगर। तो हमने यहाँ पर देखा नेपाल है, तो इस नेपाल का जो पश्चिमी क्षेत्र है वहां का एक शासक हुआ करता था, कौन? अशोक चल्ल। ठीक है, उसका उत्तराखंड में आक्रमण हो जाता है और वो कहां पहुंचता है? उत्तराखंड के अंतिम जो अंदर के क्षेत्र हैं चमोली तक पहुंच जाता है। ठीक है, चमोली में हमारा कौन सा क्षेत्र है? गोपेश्वर क्षेत्र। तो गोपेश्वर पर एक क्या करता है? अपने द्वारा लिखा गया एक त्रिशूल उत्कीर्ण करता है और उस त्रिशूल को वहां पर गाड़ देता है। तो इस त्रिशूल का जो संबंध है वो किससे है? जो पश्चिमी, इसका संबंध कहां से बच्चों? पश्चिमी नेपाल से। ठीक है, पश्चिमी नेपाल से। किसका बात कर रहा हूं मैं? हमारे अशोक चल्ल की बात कर रहा हूं। और अगला हमारा जो बालेश्वर मंदिर पर जो लेख उत्कीर्ण किए गए थे उसका संबंध किससे है? तो हमारे क्रांचल देव से। बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसे देखिए कि अब आपसे यदि प्रश्न पूछा जाता है कि क्रांचल देव का आक्रमण उत्तराखंड में किस समय पर हुआ था, पहले तो आपके लिए डेट महत्वपूर्ण है, 1191 ईस्वी में। दूसरा, किस चंद शासक के समकालीन है? तो वेणाचंद के। अगला, इसके बाद हमारा एक शासक फिर आता है, हमारा कौन? क्रांचल देव। क्रांचल देव आता कब है? 1223 ईस्वी में। बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी पश्चिमी जो नेपाल है वहीं का शासक हुआ करता था। अब क्षेत्र विस्तार के बारे में अन्य राजा सोच रहे हैं, अब वेणाचंद नहीं सोच रहा है, तो इसका मतलब है कि अन्य राजा उसकी क्षेत्र को अपने अधिकार में लेने का प्रयास करेंगे, है ना। तो अगला कौन आता है? वेणाचंद। फिर वेणाचंद हमारा विलासी शासक होते हुए इन पश्चिमी जो नेपाल के जो शासक थे उनका आक्रमण हो जाता है। फिर क्या होता है हमारे यहाँ पर कि त्रिलोक चंद का शासन होता है। ठीक है, त्रिलोक चंद ने भी कोई उतना खास काम नहीं किया। तो फिर क्या होता है? एक गरुड़ ज्ञानचंद नाम के हमारे शासक आते हैं। वास्तविक नाम तो इनका क्या था? ज्ञानचंद। वास्तविक नाम क्या था इनका? ज्ञानचंद था। वास्तविक नाम तो इनका ज्ञानचंद था। क्या था वास्तविक नाम? ज्ञानचंद था। अब ज्ञानचंद था तो इसके नाम क्या? गरुड़ नाम लगा हुआ है। अब गरुड़ तो चिड़िया का नाम होता है ना। तो अपने काम को इन्होंने इस तरीके से प्रदर्शित किया मुगल शासकों के सामने, सॉरी दिल्ली सल्तनत के शासकों के सामने, जिस वजह से इसको गरुड़ की उपाधि प्रदान की गई थी। ठीक है ना। तो पहली बात तो है, यह पहला शासक चंद शासक था, पहला चंद शासक था जो दिल्ली सुल्तान के दरबार में गया। ठीक है, दरबार में भेंट करने के लिए गया था। और उस समय दिल्ली शासक कौन था? ठीक है, दिल्ली का सुल्तान कौन था? दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो वो था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, कौन था? फिरोज शाह। तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही इसे क्या दी गई थी? गरुड़ की उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो जो आप नाम गरुड़ देख रहे हैं तो इसी ने इसको क्या कर दिया? गरुड़ की उपाधि प्रदान की। नीचे आप नोट करके लिख लीजिएगा, इसमें लिखा गया है नहीं, हाँ इसमें नहीं लिखा है। तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसको क्या दी गई थी? गरुड़ की उपाधि प्रदान की गई थी। और इसके बाद एक महत्वपूर्ण बिंदु आ जाता है कि चंद वंश का यह ऐसा शासक था जिसने 45 वर्ष, जो कि सर्वाधिक शासन है, ठीक है, सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला जो चंद शासक है वो कौन था? गरुड़ ज्ञानचंद था। इसके द्वारा शोर का अधिग्रहण भी किया गया। शोर यानी मैं आपको बता रहा था पिथौरागढ़ का रीजन, पिथौरागढ़। तो पिथौरागढ़ को भी अपने अधिकार में लाने के लिए इसने प्रयास किया था। और इसका जो सेनापति था उसका नाम था क्या? नीलू कठायत। देखिए कौन था? नीलू कठायत। तो नीलू कठायत ने पहली बात तो इसको कुमैया खिल्लत की उपाधि से प्रदान किया। ठीक है, और उसको उसके साथ इसको क्या दिया था? कई सारी रौत भूमि दान के लिए दी थी। ठीक है ना, इसको रौत भी प्रदान की गई, रौत प्रदान की गई। सर रौत क्या होता है? रौत का अर्थ होता है यदि किसी ने बहुत अच्छा काम किया और उस काम को करने के पश्चात उसको सराहना देनी है, तो सराहना देने के लिए आपके पास कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे वह व्यक्ति प्रसिद्ध और खुश हो जाए, तो जिससे वो अगली बार और अच्छा काम करने का प्रयास करे। तो यहाँ पर क्या होता है कि राजाओं के द्वारा भूमि को दान कर दिया जाता था, इनको प्रदान कर दिया जाता था गिफ्ट के तौर पर। ठीक है ना, भूमि प्रदान करना, तो यही एक प्रकार से क्या है? भूमि को देना ही हमारी रौत है। ठीक है, रौत को देना क्या है? भूमि को प्रदान करना। अगला इसके बाद एक शासक और आता है, हमारा आता है उद्यान चंद। अब उद्यान चंद ने क्या किया था? हमारा बालेश्वर मंदिर का क्या किया था? जीर्णोद्धार किया था। जीर्णोद्धार का मतलब क्या होता है? उसको रिकंस्ट्रक्ट किया था, दोबारा उसको बनाने का काम किया था, उस पर मॉडिफिकेशंस किए थे, डिजाइन किए थे। बालेश्वर मंदिर, अगर आप उत्तराखंड के बालेश्वर मंदिर को देखेंगे तो वहां पर कई सारे आपको आर्किटेक्चर्स, डिजाइन, आपको ऐसा लगेगा कि आप हमारे मौर्यों के शासनकाल में चले गए हैं।
तो मौर्यों की जैसी कला बिल्कुल विभिन्न अलग ही प्रकार की वहां पर कला दिखती है, तो जो कि चंपावत में है, तो उसका जीर्णोद्धार करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या किसने किया था, तो उद्यान चंद ने किया था। ठीक है ना। अगला हमारा आता है भारती चंद। ये तो एक ऐसा चंद शासक था जिसने क्या कहा, जैसे मैंने आपसे क्या कहा था, तो सोमचंद ने अपना जो शासनकाल है वो मांडलिक राजा के तौर पर अपना काम किया था। मांडलिक राजा का मतलब क्या होता है, कहा था मैंने कि किसी राजा के अधीन काम करना। और वो राजा कौन थे, नेपाल के शासक। तो उन शासकों से खुद को एक स्वतंत्र सत्ता के रूप में परिवर्तित करने के लिए जो पहला कदम उठाने वाला शासक था वो था हमारा भारती चंद। ठीक है ना। तो भारती चंद क्या था, स्वयं की संप्रभुता, इंटीग्रिटी, कल मैं बता रहा था पॉलिटी में, ठीक है ना, इंटीग्रिटी, खुद की जो आप बात करते हैं संप्रभुता, तो संप्रभुता को बनाए रखने के लिए भारती चंद कदम लेने वाला पहला शासक था। तो इसने क्या कहा कि मुझे नेपाल के जो शासक हैं उनके अधीन काम नहीं करना है, मुझे अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करनी है। तो इसने डोटियों के प्रति जो हमारा क्या है, युद्ध कर दिया। तो ये क्या करता है, आक्रमण करता है उनके ऊपर, और ये युद्ध 12 वर्षों तक चलता है बच्चों। कितने वर्ष तक, 12 वर्ष तक युद्ध चलता है। और जैसे ही उसने 12 वर्ष तक युद्ध किया था, तो इन्होंने क्या कर दिया, नेपाल की जो स्त्रियां थी उनके साथ अपने संबंध स्थापित करना शुरू कर दिया। ठीक है, अपना संबंध जैसे उसने स्थापित करना शुरू कर दिया, तो अंतिम रूप से क्या होता है कि जैसे संबंध स्थापित हो चुके हैं तो कोई संतान की भी उत्पत्ति होगी। तो उन्हीं के द्वारा एक जो संतान उत्पत्ति होती है वो कौन सी जाति का निर्माण करती है, नायक जाति का। ठीक है, तो चंदों की एक रूप से कहा जाता है कि अवैध संतान। अवैध संतान का मतलब इलीगल चाइल्ड। ठीक है ना, बच्चों की उसमें क्या दिक्कत है, बट वो क्या है, इलीगली पैदा किए गए हैं। तो उस समय जो जाति हमारी क्या होती है, जन्म लेती है, उसका नाम था नायक जाति। और नायक जाति के सुधार के लिए हमारे इतिहास में उत्तराखंड में एक नायक जाति संशोधन अधिनियम आता है। इन्हें बहुत पिछड़ा वर्ग के तौर पर देखा जाता था। क्यों, क्योंकि इन्हें अवैध रूप से जन्म दिया गया था। ठीक है, और अगला हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर एक प्रसिद्ध वीरांगना थी जिनका नाम क्या था, भागा धौन्या। तो इनके साथ क्या होता है, भारती चंद का भी द्वंद्व युद्ध होता है। द्वंद्व युद्ध का मतलब है कि बहुत ही भयानक तौर से युद्ध होता है, लड़ाई हो जाती है आपस में। ठीक है, तो जैसे भारती चंद अब जीतने लग रहे हैं, तो 12 वर्ष के बाद जीत भी जाते हैं हमारे इस युद्ध को डोटियों के साथ, तो फिर वीरांगना भागा धौन्या के साथ भी इनका क्या हो जाता है, बहुत भयानक युद्ध होता है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे जो चंद शासक हैं वो स्वतः अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए दूसरे जो राजा इनके ऊपर अपना हक जताने का काम करेंगे, उन्होंने क्या कर दिया, त्याग दिया। और बड़े ही जोर शोर से उन्होंने जो डोटी शासक हुआ करते थे, नेपाल के जो शासक हुआ करते थे, उनसे अपनी जो सत्ता है उसे वापस छीन लिया, जो सेल्फ गवर्नेंस बनना चाहते थे। ठीक है ना, अपनी जो स्व सत्ता है उसे प्राप्त करना चाहते थे। फिर एक बार फिर उसके बाद हम देखते हैं इनका जो पुत्र आता है वो आता है रतन चंद। कौन आता है बच्चों, रतन चंद। अब रतन चंद क्या करता है, इसने अपने पिता भारती चंद के भांति ही क्या करता है, ये डोटियों पर फिर आक्रमण करने चले जाता है। क्यों आक्रमण करने जाता है, अपनी ताकत को दिखाने के लिए, अपनी शक्ति को दिखाने के लिए। ये कहना चाहता है कि मेरे पिता ने अपनी स्वतंत्र सत्ता को अगर स्थापित किया है तो मैं उसे भविष्य के लिए निरंतर बनाए रखूंगा। ठीक है, तो इसने क्या किया, पिता की भांति पहले तो डोटियों के ऊपर, डोटियों के राजा नागमल्ल थे उस समय, तो उनको क्या कर दिया, परास्त कर दिया, हरा दिया, पावरफुल था फिर। ठीक है ना। और अगला क्या होता है, और रतन चंद ने उत्तराखंड में पहली बार भूमि व्यवस्था का काम करवाया। भूमि व्यवस्था का मतलब क्या है, लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि यदि हमारी उत्तराखंड की भूमि है, आपके पास भूमि है, मेरे पास भूमि है, अब वो भूमि का मैंने कह दिया, एक मेरे इस क्षेत्र में भूमि है, एक मेरी दूसरे स्थान पर भूमि है, कई स्थानों पर भूमि है, और सरकार के पास इसका कोई लेखा जोखा है ही नहीं। ठीक है ना, जो हमारे ऊपर राज कर रहे शासक हैं उनको तो पता ही नहीं है कि कितनी इसके पास भूमि है और मेरे पास क्षेत्र कितना है, एक व्यक्ति के पास कितना क्षेत्र है। तो राजा के द्वारा वह कदम उठाए गए जिससे पता चला कि एक व्यक्ति के पास वास्तव में भूमि कितनी है। तो उस भूमि को पता करने के लिए सबसे पहले उत्तराखंड में कदम लेने वाला शासक कौन था, रतन चंद था। ठीक है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि उत्तराखंड में सर्वप्रथम भूमि बंदोबस्त की व्यवस्था किस चंद शासक के द्वारा करवाएगी। फिर उसके बाद एक आता है हमारा कीर्ति चंद। ठीक है ना, तो कीर्ति चंद के बारे में कहा जाता है कि यह एक ऐसा शासक था जिसने पंवार वंश के जो हमारे अजयपाल थे, अजयपाल पर आक्रमण करने वाला पहला चंद शासक। ठीक है, पहला चंद शासक। ठीक है, फर्स्ट चंद रूलर जिसने क्या किया था, अजयपाल पर आक्रमण किया था। ये अजयपाल कौन था, हमारा जो गढ़वाल क्षेत्र में पंवार राजवंश है, पंवार राजवंश का शासक था।
ठीक है ना। इसने 52 गढ़ों को विजिट किया था, तो उसके बारे में हम पंवार वंश में पढ़ेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण विषय बिंदु क्या आ जाता है यहाँ पर, तो कीर्तिचंद ऐसा शासक था जिसने कहा किया था अटैक गढ़वाल पर, ठीक है, गढ़वाल का शासक। तो इस पर इसने अटैक करने वाला ये क्या था, पहला शासक था, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे चंद शासक की जो आगे की जो कहानी है, इन्हें हम कंटिन्यू करते रहेंगे। और आप इतिहास के जो कुछ पन्ने हैं इन्हें रिवाइज करते रहिएगा। अगर आप यहाँ पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद घर में जाके अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे और किसी सोर्स के साथ अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो सारा वेस्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो हम इस तरीके से आगे को अपनी जो ये चंद्रवंश की जो आगे वंशावली है इसे हम देखते रहेंगे। और आज हम केवल कीर्तिचंद तक देखते हैं, ठीक है। इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे वेदश्री चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। काफी इतिहास के हमारे महत्वपूर्ण बिंदु और आने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।